जब से एमक्यूएम और पीएसपी का मर्जर हुआ है उसके बाद से लोगों के बड़े ये ख्यालात हैं, कंसर्न्स हैं कि रहनुमा और कारकुनान भी आपस में सेम पेज पे नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में रहनुमा तो एक पेज पर आ गए हैं। और उसमें सबने कोशिश की, तीनों ने, खालिद भाई ने, मुस्तफ़ा भाई ने और मैंने। उसमें गवर्नर साहब का भी बड़ा अहम रोल रहा है, ठीक कामरान है। टिसरी भाई का। क्या वो जेलिंग हो गई हमारी। अब हम कोशिश करेंगे जो नीचे अगर ये इरिटेशन है और नीचे कोई डिवाइड है तो उसको भी ख़त्म करें और वहाँ पर भी एक नेचुरली वो सब इंटेग्रेट कर जाएं। किसी में किसी जगह किसी को हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, तो मतलब यू हैव टू मेक अ तो सेक्रीफाइस। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एमक्यूएम का एक पार्ट, एक मेजॉरिटी पार्ट ये चाहता है कि कामरान टिसौरी गवर्नर ना रहे, तो इस चीज़ में कोई सदाकत है? देखिए, अगर कोई ऐसा है फ़र्ज़ करें, हम्म। तो उसे यार पर्दे के सामने आ जाना चाहिए, पीछे छुप कर नहीं बात करनी ठीक चाहिए, है। खुल के मुखालफत करनी चाहिए। जैसे मैंने जब कामरान टिसरी भाई पे हाथ रखा, हम्म। उनको पार्टी में लाया और सेनेट का टिकट देने की बात की तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई एग्जैक्टली। और कहा कि उनमें सुरखाब के पर लगे, क्यों ऐसा किया जा रहा है? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आइसोलेशन, मुझे आइसोलेट किया गया, दीवार से लगाया, लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल पे कायम रहा। उनकी वजह से पार्टी छोड़ दी मैंने, कामरान भाई को भी पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन 4 साढ़े 4 साल के बाद हवा का रुख बदलता है, कामरान भाई की अहमियत नज़र आ जाती है, उन्हें पार्टी में भी लिया जाता है, डिप्टी कन्वीनर भी बनाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हर सूबे का एक होता है और हर सूबे से सेनेटर 25 होते हैं। तो 25 सेनेटर में से मैं कह रहा था यार एक सेनेटर बना दो, नहीं बनाया। अब उसे एक गवर्नर बनाया और आज वो सबसे एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल गवर्नर है पाकिस्तान की गवर्नर की हिस्ट्री में, एंड ही इज़ अवामी गवर्नर। उन्होंने दरवाजे खोले, इफ्तार पर 6 से 15,000 लोगों को रोज़ाना इफ्तार कराया, मेहंदी, चूड़ियाँ, बहनों बेटियों में 20,000, ईद के दिन 50,000 लोगों का खाना, फिर 1 लाख राशन हर महीने। ये कोई गवर्नर नहीं करा अपने पल्ले से, सरकारी पैसे नहीं है, ये अपनी जेब से और अपने दोस्तों की मदद से। ये कहीं किसी गवर्नर ने नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया। फिर वो जो आरिफ अलवी कहते थे, इमरान इस्माइल कि हम इसे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बना, इमरान खान कहते थे पहली यूनिवर्सिटी कामरान टिसूरी ने बना दी आईटी की। ठीक है। 50,000 बच्चे, आप कराची आए हैं तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। 50,000 यूथ ऑफ कराची एंड सम ऑफ देम फ्रॉम सिंध। वो रोज़ाना 3 क्लासेस होती, 7.5 50,000 सिलेक्ट हुए आउट ऑफ 500,000। 5 लाख का टेस्ट हुआ, 3 महीने तक टेस्ट हो रहा है, 10,000 बैठ रहे हैं बच्चे टेस्ट में और उसमें से क्वालिफाई करके 50,000 क्वालिफाई किए फॉर ऑन साइट ट्रेनिंग और 4.5 लाख को ऑनलाइन दी जा रही है। अभी 50,000 बच्चों के लिए मार्की बनाई गई, उनके लिए 5 एक वक्त में 2,500 बच्चों के लिए वाईफाई का, एक पूरे वाईफाई का इंतज़ाम करना। उनकी मार्की पे 2,000 कंप्यूटर्स की लैब, कंप्यूटर लैब, इतनी बड़ी लैब शायद एशिया में कोई ना हो। इसी तरीके से उसमें कैंटीन, कैफेटेरिया और उसमें 2 किलोमीटर की सड़क अलग से गवर्नर हाउस के अंदर ये बनाई। अलग गेट बना के बच्चों का अलग। अब दिन में 3 वक्त है, 9 बजे से 11 बजे तक क्लास होती है, 2 बजे से 4 दोपहर को और शाम को 7 बजे से 9 तो सर जिन लोगों ने तब और आपकी जब आप अपोजिशन पहुँचेंगे की थी, इन आवर्स में आपको गवर्नर हाउस के एक गेट पर रश नज़र आएगा। राज आता है नजर आया अच्छा, था। ये पूरे एक हफ्ते में 50,000 बच्चे, फिर अगले हफ्ते वही 50, 10 लाख का कोर्स है 1 साल का। एडवांस आईटी, वेब 3, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे, 10 लाख का ये कोर्स 1 साल का, हर महीने उन्हें 10 लाख मिलेंगे। बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत ने कह दिया बच्चे हमें दे दें, हम ले जाएंगे इन बच्चों को, उन्होंने पहले से बुक कर लिया। तो इसका मतलब वेयर द वर्ल्ड इज टुडे we have to know, and what the world is today we have to know, but how the world is, where and what it is today, we don't want to take the pain. Kamran Bhai and MKM took the pain and established a quick fix solution. तो सर अगर ये हो जाता, जैसे कि ज़राए में बताते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नरशिप के लिए शहबाज शरीफ को खुशबख्श शुजात का नाम दिया था, तो अगर वो हो जाता तो फिर क्या होता? कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं है। मैं टोटली रूल आउट करूंगा। खालिद भाई से पूछेंगे तो भी वो भी यही कहेंगे। ठीक है। और मैं जो कह रहा हूँ तो मैं आपको 100% से भी ज़्यादा कह रहा हूँ कि खालिद मकबूल भाई ने कोई नाम नहीं दिया किसी को भी। चलो सर, इनके बारे में एक और सवाल का भी जवाब देना और जरा। ऑफिशियली हमारे पास अब तक ये नहीं आएगा किसी भी वजह से, फेडरल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर का, कि वो इस गवर्नर को हटाना चाहते हैं और अब आप कोई और नाम दे दें। अभी तक ये बात आई नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब राय का तो पहाड़ बन सकता है, लेकिन कुछ ना हो और उसका पहाड़ बने, तो ये पहली बार देखा हमने। ठीक है सर, वजारतों की हलफ बर्दारी से पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को
किसने फ़ोन करके कहा था कि 2 वज़ारतें आप सँभालें, और फिर उन्होंने मना करने के बाद किसी और ने भी फ़ोन करके प्रेशराइज़ किया था? तो सर ये PMLN से कौन जो था? आखिरी नेगोशिएशन हुई थी हमारी, जिसमें साद रफ़ीक और अयाज सादिक थे, उन्होंने कहा था कि हम 5 वज़ारतों पर उसूली तौर पर समझते हैं कि आपका हक़ है, और उसमें भी वो वज़ारतें जो आपके इंतखाबी हलकों से मुतालिक हो और रेलेवेंट हों, हुँ, और उनके नाम भी तकरीबन उनके साथ तय थे। फिर जब 5 की जगह ये 1 की खैरात हमें दी जा रही थी, हमने मना कर दिया। तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था उस वक़्त। फिर अचानक एक दिन खालिद भाई को कॉल आई, अब वो तो खालिद भाई बताएँगे कहाँ से आई, कि भाई जाएँ और हल्फ़ लें, और एक वज़ारत मिली, और उन्हें उस दिन ये भी नहीं पता था कि वो एक वज़ारत कौन-सी मिल रही है। अगले दिन पता चला कि पोर्टफ़ोलियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 2 वज़ारतें एजुकेशन, 2 वज़ारतें मिली, लेकिन एक आदमी को मिली। अच्छा, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है कराची से, ठीक है, आईटी रेलेवेंट थी ज़्यादा, पोर्ट एंड शिपिंग रेलेवेंट थी, बिल्कुल। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स रेलेवेंट थी। अब आप खुद फैसला कर लें कि क्या होना चाहिए था। अब देखें ना, जब हम ये करेंगे कि जो आपका खिलाड़ी मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको अगर आप ओपनर भेज देंगे, तो उसका तो करियर ख़त्म हो जाएगा। आप कराची के करियर को ख़त्म कर रहे हैं। मिडल ऑर्डर है, जिसे सस्टेन करनी एक लंबी इनिंग, हुँ, जो कि मैन ऑफ क्राइसिस, जिसे बचाना है मुल्क को, इस बुरे वक्त में भी 60% देना है मुल्क को, और उसको आप ओपनिंग खिला के, वो कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय को ज़बह कर दिया, और एक बोटी के चक्कर में बकरा ज़बह कर दिया। एक बोटी के चक्कर में बकरा ज़बह कर दिया। अच्छा सर, अब कुछ सवाल ही रह गए, मैं आपका मज़ीद वक़्त नहीं लूँगा। एक तो आप ब्रीफ़ आंसर्स दें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के बाद MQM का डायरेक्टर कौन होगा? मुस्तफ़ा कमाल या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार? देखें, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक सत्तार भाई आपस में बहुत खुश असलूबी के साथ ये तय तय कर लेंगे। कि अगर खालिद भाई को किसी वजह से पार्टी को अपनी अलालत या किसी वजह से भी, अव्वल तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो हमारे कन्वीनर हैं, और वही हमारे कन्वीनर रहेंगे। ठीक है, इसमें हमारे अंदर आपस में कोई डिवाइड नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन आती है तो हम तीनों मिलकर तय करेंगे, और फिर हमारा एक मशावरती फ़ोरम भी है। हम आपस में बैठकर जो हमारी एड हॉक कमेटी, वो हम सब मिलकर आसानी के साथ तय कर लेंगे। हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, इंशाअल्लाह, तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जाते-जाते सर, बजट भी नया आने वाला है, काफ़ी चर्चा शहर चल रही के है बजट की। अंदेशे में हकीम जी दुबले, तो किसी को हमारे अंदेशों में दुबला होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, बजट आने वाला है, सब चर्चा कर रहे हैं बजट की, तो व्हाट डू यू हैव इन माइंड? व्हाट हैव यू सजेस्टेड टू द कैबिनेट? देखिए, वी हैव बीन सजेस्टिंग फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स एक शैडो बजट देते हैं। ठीक है, प्रपोजल्स भी और एस्टीमेट्स भी, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो हमने कहा देखें, आमदनी को बढ़ाना है ना, अगर आपने गैस की कीमतें बढ़ा दी, तेल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की, ये तो आप आम आदमी पर बोझ डालें, जो पहले ही मरा हुआ है, थका हुआ है, पिसा हुआ है, खुदकुशी करने पर मजबूर है, बगावत करने पर मजबूर है, सड़कों पर आने पर मजबूर है। उसे आप और ज़्यादा मुश्तिल कर रहे हैं कि बेटा आजा, लाल कपड़ा दिखा रहे हैं बैल को कि सड़कों पे आजा, बैठ जा, धरना दे दे। और जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, कोई उसका मिरर ले जाए, कोई उसका टायर ले जाए, कोई उसका दरवाज़ा ले जाए, और शेरशाह कबाड़ी मार्केट में जाके बेच दे। जो गाड़ी 1 करोड़ की है, वो 5 लाख में बिक जाएगी। ये आप आवाम को मुश्तिल कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रहे हैं। तेल, गैस, बिजली, इसके अलावा कोई भत्ता ही है। ये बदमाशी का टैक्स है ये। आपको इनकम पे टैक्स लगाना है। आइन में एक इस्तिस्ना दिया हुआ है, एग्ज़ेम्पशन टू फ्यूडल लॉट्स, लैंड लॉट्स। ज़राअत पे कोई इनकम टैक्स नहीं। तो हमने कहा कि ज़रा छोटे किसानों पे ना लगाएं। सर लगाने का फैसला कर दिया औरंगज़ेब साहब ने? औरंगज़ेब साहब ने किया है, तो फिर कैसे, मुझे देखता हूँ मैं कि वो एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं या एग्ज़ीक्यूट नहीं? कैसे करेंगे? रिटेलिएशन तो आई है फिर? है ना? आएगी। तो इस पार्लियामेंट से तो नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें वडेरे हैं। पीटीआई के भी वडेरे हैं, जो देखें ना अभी किसानों के लिए निकाल रहे हैं ना वो, ऑपोज़िशन में। वो खेल क्या है? पूरी दुनिया में गंदम की कीमत 1500 रुपए क्या है की है, वो जो है 1000 वो। और आपके यहाँ वो 4000 में सूबाई हुकूमत आसिफ ज़रदारी साहब की खरीदती है, ताकि अपना वोट बैंक पक्का करे इलेक्शन से पहले। लोगों को मालूमात तो दें। दही इलाकों में गंदम भी मिल जाता है, दाल भी मिल जाती है, चावल भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है, मक्खन भी मिल जाता है, मुर्गी के और मुर्गी के अंडे और मुर्गी का गोश्त भी मिल जाता है, बकरे भी मिल जाते हैं।
शहरी इलाकों में आपको मुझे सब कुछ खरीदना पड़ता है, तो आप उनसे महंगा आटा खरीद के उनको जितना कॉम्पनसेट करें, तो आम किसानों की हालत ज़िंदगी थोड़ी, मेयार थोड़ी बदल रहा है। आप तो उन बड़े बडेरों जागीरदारों को 1500 की गंदम के 4000 2500 अरब का एडिशनल प्रॉफिट दे रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ होम अर्बनाइट्स एन एवरेज पाकिस्तानी, जिसे आटा इतना महंगा खरीदना पड़ता है जैसा कि लोगों को शायद सोना और चांदी खरीदना पड़ता। ये सूरत हाल है, इशू को समझने की ज़रूरत है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग, तालीम जो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान, अगर ये बच्चे नहीं समझेंगे तो वो कल पीछे PMLN के दीवाने थे, बेनज़ीर भुट्टो के थे, आज इमरान खान के हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों की पॉलिसी एक है कि सिर्फ ज़राअत को ट्यूबवेल में भी सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में भी सब्सिडी, ट्रैक्टर में भी सब्सिडी, खाद में भी सब्सिडी। अब सब जगह सब्सिडी भी दें, महंगे दामों इनकी अजनास खरीदें, फसलें, और फिर उसके बाद उन पर टैक्स भी नहीं आमदनी पे। विन 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 सिचुएशन कहीं नहीं। तो फिर तो IMF से कर्जा लेते जाएं, खसारे पूरे करते जाएं, ना खसारे पूरे होंगे और आपकी ना अय्याशियाँ ख़त्म होंगी, और कभी आप सेल्फ रिलायबल भी तो नहीं होगे। हमने ऑल्टरनेट रेसिपी दी है इसमें कि खर्चा कहाँ से कम होगा और आमदनी कहाँ से बढ़ेगी। 50 लाख की आमदनी पर एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स होना चाहिए, हमने प्रपोज। औरंगजेब साहब कह रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो, अल्लाह करे कामयाब हो, हमारी दुआएं और उम्मीदें उनके साथ हैं। सर जाते जाते एक बड़ा लाइटर नोट में मैं इस हमारी कॉन्वर्जेशन को एंड करना चाहूँगा। आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम लोगों के सवाल ही आप तक पहुँचाते हैं, तो बड़े ज़्यादा लोगों का आपसे ये सवाल है कि सर भाई की याद तो आती होगी, कोई राब्ता होता है अभी उनसे? उनके साथ हमने ज़िंदगी भर काम किया, बिल्कुल। बहुत सारी अच्छी यादें भी वाबस्ता हैं, और उनके ज़ेरे साया ट्रेनिंग हुई, बहुत सी चीज़ें हम सीखे भी। उन्होंने जो बड़ी गलतियां और बड़ी हिमाकतें की ना, उसका नुकसान हमारे उस तबके को भी पहुंचा जो इंडिया से आके यहाँ सेटल हुआ, जिसके लिए ये फॉर्मूल पहले ये फिनोमिनन बना, और फिर ये मिडिल क्लास और अर्बन और यूथ में ग्रो करके गया, तो सबका नुकसान हो गया ना। तो वहाँ उनसे इख्तलाफ है ना। उन्होंने जब अच्छे काम किए उसका तो आज भी जिक्र होता है, एक मिडिल क्लास तंजीम बना है उसका आज भी जिक्र होता है। जितनी मेहनत करके 24 घंटे बैठकर टेलीफोन पर लोगों से रब्ता रखना, कोई लीडर इस तरह नहीं करता। लेकिन जो गलतियाँ की वो अपनी सारी अच्छाइयों के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो गई, जिसमें ये मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाना, बिल्कुल ये तो मतलब अनएक्सेप्टेबल इंतहा हो गई। तो फिर हमें भी अलग होना पड़ा। तो मतलब मैं इंसान हूँ, अगर मुझसे आप ये कहें कि मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास डिलीट का ऑप्शन नहीं है मेरी मेमोरी में। हाँ, मेरे मोबाइल में तो हो सकता है डिलीट का ऑप्शन, लेकिन मेमोरी में नहीं है कि जो अच्छी यादें हैं उसको मैं डिलीट कर दूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो सर इससे मेरे एक और सवाल आता है, आई अपोलोजाइज, लेकिन एक और सवाल आ गया कि MQM जिस वजह से बनी थी उसमें एक ये फंडामेंटल ये भी था कि कोटा सिस्टम का ना, ठीक है। तो सर इतने साल हो गए अभी तक हम इसमें कोई तब्दीली नहीं देख पाए। देखिए, कोटा सिस्टम अगर हम नहीं ख़त्म करा सके ना, तो 40 साल बाद आइन से ख़त्म हो गया जो उसकी मुद्दत थी। अब देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा सिस्टम इन एग्जिस्टेंस, ये मतरूका हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन उस पर सूबाई हुकूमत फिर भी अमल दरामद करती है, 60% रूरल 40% अर्बन। तो हम अदालत में गए, हमारा ये केस ही नहीं चलता सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ जज हैं जो जिन्होंने लड़काना के साथ अपने आप को के साथ हल्फ दिया हुआ है, अपनी एलिजियंस उनकी वहाँ है, तो वो नहीं चला रहे। फिर जो हमारा कोटा 40 उस पर भी जो जाली डोमिसाइल है कि कहीं से भी आ जाए पूरे पाकिस्तान से, वो कराची का डोमिसाइल बना ले और कराची के कोटे पे नौकरी ले ले, तो हमारे 3.5 लाख नौकरियां 10 सालों में मारी गई। वो भी हमने, छाछरो है, सुमरो है, उन सब के केस हमने चैलेंज किए, मैंने उनके पेरोल से उनके नाम निकाले हुए, और हमने कहा ये कराची के डोमिसाइल इनको कैसे मिल गया और कराची के कोटे पे कैसे नौकरी मिल गई। अब बताएं, मेरी बातों में रीज़न है, लॉजिक है, अब उसके बावजूद भी मेरी बातों को स्नप किया जाए या हमारे रीज़न को ना माना जाए, तो जहाँ पे रीज़न नहीं माना जाएगा ना, तो फिर जब आप अनरीज़नेबल है तो मैं कैसे रीज़नेबल रहूँगा आखिर में। कि भाई देखिए, ये नहीं हो सकता कि आपका कुत्ता तो टॉमी और मेरा कुत्ता, ये नहीं हो सकता। फिर अगर मेरा कुत्ता टॉमी नहीं बन सकेगा तो फिर मेरा कुत्ता बुलडॉग बनेगा। बेटा फिर तुम्हारे ना टॉमी की खैर है ना तुम्हारी खैर है।
चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी सवालात हों उनके जवाबात आपको मिल गए हों, और भी सवालात हों तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना और अपने गिरद नवाह के ढेर सारे लोगों का ढेर सारा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।